टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम लेकर आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसमें हम सप्ताह की प्रमुख समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम अप्रैल के तीसरे सप्ताह के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के वाह्य सलाहकार समूह में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रघुराम राजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन एवं 11 अन्य विशेषज्ञों को अपने वाह्य सलाहकार समूह में शामिल किया है। यह समूह कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नीतिगत मुद्दों एवं प्रतिक्रियाओं पर सलाह देगा। इस सलाहकार समूह में 12 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पास नीति निर्माण, वैश्विक बाजार एवं निजी क्षेत्र में विशेषज्ञता है। रघुराम राजन वर्तमान में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक दूरस्थ निगरानी प्रणाली विकसित की है? इसका सही उत्तर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के साथ साझेदारी में कोविड-19 के लिए एक दूरस्थ निगरानी प्रणाली विकसित की है। यह नई विकसित प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता को कम करने में मदद करेगी। इसकी सहायता से एम्स में बैठकर चिकित्सक मरीज के घर पर रहते हुए उसके शरीर का तापमान एवं रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा एवं उसकी सांस की गति की निगरानी कर सकते हैं। यह कोविड-19 संदिग्ध रोगी के मुख्य मापदंडों को मापने के लिए गैर इन्वेसिव सेंसर का उपयोग करता है, जिसमें तापमान, नाड़ी दर एवं श्वसन दर शामिल हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 3 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? इसका सही उत्तर होगा 8वीं। 3 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है, जबकि चीन पहले स्थान पर है। इस सप्ताह के दौरान भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $902 मिलियन की कमी के साथ 474.66 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जिसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति 439.12 बिलियन, आरक्षित स्वर्ण यानी कि गोल्ड रिजर्व 30.5 बिलियन, IMF के साथ SDR 1.43 बिलियन, IMF के साथ रिजर्व की स्थिति 3.57 बिलियन शामिल है। आइए जानते हैं विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल एवं अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होनी चाहिए, परंतु सोने के भंडार, विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा राशि भी विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने कोविड-19 प्रकोप से निपटने के लिए भारत को $2.2 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है? इसका सही उत्तर होगा एशियाई विकास बैंक। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने के लिए भारत को $2.2 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इससे पहले बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष रूप से बीमारी का पता लगाने, इसे रोकने एवं अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत को $1 बिलियन की सहायता को मंजूरी प्रदान की थी। आइए जानते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। वर्तमान में इसके कुल 68 सदस्य देश हैं, जिसमें 49 एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से
एवं शेष 19 अन्य क्षेत्र से हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा केरल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को कोविड-19 उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। यह केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इस थेरेपी में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों के खून से एंटीबॉडी निकालकर कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आयोजित G20 ऊर्जा मंत्रियों की असाधारण आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में आयोजित G20 ऊर्जा मंत्रियों की असाधारण आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक का आयोजन सऊदी अरब ने किया था। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने की। इसमें OPEC, IEA एवं IEF सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी शामिल हुए। इस बैठक में स्थिर ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस देश में हुए तुत्सी समुदाय के नरसंहार की दुखद स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा रवांडा। रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 में हुए विभत्स नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। रवांडा हर साल अप्रैल में अपने वार्षिक 100 दिनों के शोक की शुरुआत करता है, जो तुत्सी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए नरसंहार की याद दिलाता है। रवांडा नरसंहार तुत्सी एवं हुतू समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। करीब 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में लगभग 5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए थे, जो पूरे देश की आबादी के करीब 20% के बराबर था। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी से ग्रसित हो सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा भारत। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट ILO निगरानी द्वितीय संस्करण कोविड-19 एवं वैश्विक कामकाज में कोरोना वायरस संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न सबसे भयानक संकट बताया है। रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 संकट से पहले ही अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिक प्रभावित हो चुके हैं एवं उनके सामने रोजगार का संकट विद्यमान है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग कितने प्रतिशत तक कम हो सकती है? इसका सही उत्तर होगा लगभग 1%। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण विश्व अर्थव्यवस्था इस साल 1% तक सिकुड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग का एक नया विश्लेषण दर्शाता है कि यदि लोगों की आवाजाही एवं आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों की समय सीमा बढ़ती है एवं पर्याप्त वित्तीय उपाय नहीं किए गए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का असर और भी अधिक व्यापक हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि बेहद खराब परिदृश्य में वैश्विक GDP वर्ष 2020 में 0.9% सिकुड़ जाएगी, जबकि पहले उसमें 2.5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया था। वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में 1.7% की कमी आई थी। पर्यटन, माल निर्यात एवं पूंजी के देश से बाहर जाने पर कमजोर विकासशील देशों पर असर पड़ेगा, विशेषकर वे देश जो पर्यटन एवं माल निर्यात पर निर्भर हैं। UN में आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के अवर महासचिव लियू झेनमिन ने
जोर देकर कहा कि न सिर्फ महामारी पर काबू पाने एवं जिंदगियां बचाने के लिए बल्कि हमारे समाजों में सबसे निर्बलों की आर्थिक बर्बादी से रक्षा करने एवं आर्थिक वृद्धि एवं वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए निडर नीतिगत उपायों को बिना किसी देरी के अपनाने की आवश्यकता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया एवं प्रशांत का आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण 2020 समवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर होगा 4.8%। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर घटकर 4.8% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में यह वृद्धि दर 5.1% रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बेहद प्रारंभिक पूर्वानुमान है एवं 10 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि कोविड-19 महामारी अभी भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नकारात्मक असर और अधिक होने की आशंका है। रिपोर्ट में उल्लेखित है कि भारत को निर्यात के साथ ही कृषि गतिविधियों संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले वैश्विक बैंकिंग समूह गोल्डमैन सैश ने भी यह अनुमान व्यक्त किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर 1.6% पर आ सकती है। गोल्डमैन ने इससे पहले 22 मार्च के अनुमान में 2020-21 में भारत की वृद्धि दर 3.3% रहने की संभावना व्यक्त की थी। रिपोर्ट के अनुसार इस बार हालात 1970 तथा 1980 के दशक एवं 2009 के झटकों से भी गहरे हो सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने हेतु किस विशेष पहल का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर होगा करुणा। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा समेत केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है। करुणा एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर सरकारी संगठनों के पेशेवर एवं आईटी पेशेवर एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस पहल के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के 11 सशक्त समूहों के प्रयासों को सहायता देने के लिए जिला स्तर तक विस्तृत अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा डीडी रेट्रो। यह चैनल देशव्यापी लॉकडाउन में लोगों को पुराने मशहूर टीवी कार्यक्रम दिखाने एवं घरों के अंदर बनाए रखने के लिए लॉन्च किया गया है। डीडी रेट्रो पर वर्तमान में वही शो प्रसारित किए जा रहे हैं जो डीडी नेशनल ने कोविड-19 के प्रकोप को दृष्टि में रखकर फिर से प्रसारित करना शुरू किए थे। प्रसार भारती के वर्तमान सीईओ शशि शेखर वेम्पति हैं तथा मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 9 अप्रैल। 9 अप्रैल 1965 की सुबह 3 बजे पाकिस्तान की 91वीं ब्रिगेड ने अपने 3500 सैनिकों के साथ कच्छ के रण की टाक एवं सरदार पोस्ट पर हमला कर दिया था। सीआरपीएफ के छोटे से दस्ते ने न सिर्फ पाकिस्तानी इन्फेंट्री को मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि पाकिस्तानी सेना की 51वीं ब्रिगेड के 3500 सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। उसी गौरवमयी दिवस के स्मृति में प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। उस दौरान सीआरपीएफ एवं गुजरात राज्य पुलिस फोर्स को इन पोस्टों पर तैनात किया गया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 9 अप्रैल 2020 को जारी फीफा रैंकिंग सूची में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर होगा 108वां। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम साल की आखिरी फीफा रैंकिंग में 108वें नंबर पर बनी हुई है। वह एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। जापान इस सूची में शीर्ष पर है लेकिन ओवरऑल वैश्विक रैंकिंग में वह 28वें स्थान पर है।
विश्व कप 2018 का उप विजेता बेल्जियम लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। बेल्जियम की टीम 2015 एवं 2018 के अंत में भी शीर्ष पर रही थी। विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे एवं ब्राजील तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड चौथे एवं उरुग्वे पांचवें स्थान पर है। ईरान 33वें, कोरिया 40, ऑस्ट्रेलिया 42 एवं महाद्वीपीय चैंपियन कतर 55वें स्थान पर काबिज हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा यानी कि क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क ने जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। हाल ही में अमेरिका के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था। उसके बाद इस भारतीय पार्क ने जानवरों को अलग करने के लिए अपने परिसर में लगभग 10 संगरोध केंद्रों की स्थापना शुरू कर दी है। इस पार्क को 1936 में गवर्नर मैल्कम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर रामगंगा नदी बहती है। आजादी के बाद इस पार्क का नाम इसी नदी के नाम पर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया था, लेकिन 1957 में पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्रूड ऑयल प्राइस वॉर को समाप्त करने के लिए ओपेक एवं किस देश की अगुवाई वाले अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच तेल उत्पादन में कटौती का समझौता हुआ? इसका सही उत्तर होगा रूस। ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वर्तमान में इस संगठन में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, यूएई, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन और वेनेजुएला सहित 13 देश हैं। दरअसल सऊदी अरब एवं रूस के बीच कीमतों में टकराव की वजह से तेल के दाम लगातार घट रहे थे। क्रूड ऑयल रेट $20 से भी नीचे चले गए थे। अब प्राइस वॉर समाप्त हुई है एवं सऊदी अरब तथा रूस में समझौता हो गया है। ओपेक के वर्तमान महासचिव मोहम्मद बरकिंडो हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह एवं दूसरे तेल उत्पादक देश प्रतिदिन 9.7 मिलियन बैरल उत्पादन कम करने पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य तेल की कीमतों को बढ़ाना है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस देश के केंद्रीय बैंक ने HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं? इसका सही उत्तर होगा चीन। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने गृह ऋण देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। इससे चीन की हिस्सेदारी 1.01% हो गई है। HDFC लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एवं CEO केकी मिस्त्री के अनुसार पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के पास मार्च 2019 तक कंपनी में हिस्सेदारी 0.80% थी। मार्च 2020 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 1.01% पर पहुंच गई है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु हाल ही में संपन्न हुए आसियान देशों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही उत्तर होगा वियतनाम। इस सम्मेलन में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा 3 आसियान सहयोगी देशों चीन, जापान एवं दक्षिण कोरिया ने भी इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस आभासी सम्मेलन में वियतनाम ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नेताओं से कोविड-19 से निपटने हेतु एक आपातकालीन कोष स्थापित करने का आग्रह किया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है तथा nguyen phu trong वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में
देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला प्रारंभ की है। श्रृंखला के पहले वेबिनार में दिल्ली के विस्तृत इतिहास को दर्शाया गया। इस वेबिनार का शीर्षक सिटी ऑफ सिटीज, दिल्लीज पर्सनल डायरी रखा गया था। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के कारण घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तथा आवागमन अत्यधिक प्रभावित हुआ है, किंतु प्रौद्योगिकी के कारण स्थानों एवं गंतव्यों तक आभासी रूप से पहुंचना एवं बाद के दिनों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना संभव है। इस सिद्धांत के आधार पर इस वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि वेबिनारों की श्रृंखला एक निरंतर विशिष्टता वाली होगी। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आईसीएमआर की अनुमति के बाद भारत में कोविड-19 पूल टेस्टिंग शुरू करने वाले पहले राज्य का नाम बताएं। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। कोविड-19 को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका है अधिकाधिक टेस्टिंग, परंतु जांच किटों की संख्या सीमित है। पूल टेस्टिंग में नाक एवं गले के स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। स्वैब सैंपल आरएनए आधारित होते हैं एवं शरीर में वायरस के आरएनए जीनोम के सबूत की खोज में मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसके अंतर्गत 5 लोगों के सैंपल को मिक्स कर उसे सुपर सैंपल बनाया जाएगा, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन सभी 5 लोगों में कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि परिणाम पॉजिटिव आता है तो सभी 5 का दोबारा सैंपल लेकर अलग अलग टेस्ट होगा। इस प्रकार प्रतिदिन 100 पूल सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा सहित 15 जिलों में पूल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पूल टेस्टिंग का काम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। इसके बाद आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश को इसकी अनुमति दी। अब अन्य राज्यों में भी यह तरीका अपनाया जाएगा। विश्व में सबसे पहले इजराइल एवं दक्षिण कोरिया ने यह तरीका अपनाया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने हाल ही में WHO की सहायता राशि रोकने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर चीन की तरफदारी करने एवं कोरोना की गंभीरता को छिपाने का आरोप लगाया कि यदि समय रहते कदम उठाए जाते तो यह महामारी दुनिया में नहीं फैलती। ट्रंप ने चीन पर कोरोना को लेकर सच्चाई छिपाने के आरोप लगाए एवं WHO पर निशाना साधते हुए कहा कि इसने मामले में चीन का पक्ष लिया एवं हमें गलत सलाह दी। ट्रंप ने कहा अमेरिका हर साल WHO को 400 से 500 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 3000 करोड़ रुपए फंड देता है, जबकि चीन का योगदान 40 मिलियन डॉलर करीब 300 करोड़ रुपए है। इस पर चीन ने गहरी चिंता जताई है। उसने अमेरिका से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संकट के समय वह अपने दायित्वों को पूरा करे। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस ने कहा WHO इस बात की समीक्षा कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से फंडिंग वापस लेने पर हमारे काम पर किस तरह का असर होता है। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन रिपोर्ट भारत के किस उद्योग निकाय द्वारा हाल ही में जारी की गई है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी उद्योग संघ है। इसने हाल ही में एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन और CII स्ट्रेटजी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि प्रतिबंधों की समाप्ति की घोषणा करने से पहले सरकार को पर्याप्त नोटिस देना चाहिए। इसने लॉकडाउन को क्रमवार उठाने की भी सिफारिश की है। विक्रम S किर्लोस्कर वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोवसैक नामक कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। DRDO के रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क
कोवसैक विकसित करके कोरोना वायरस से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की सूची में एक और उत्पाद शामिल कर दिया है। कोवसैक को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सकों से परामर्श करके विकसित किया गया है। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के समय भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को पराजित करके पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुण ने किया था। ये चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा 14 अप्रैल। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। वह भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वह देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 1990 में अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर होगा भारत। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल नवंबर-दिसंबर में पुरुषों एवं महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है। हालांकि अभी प्रतियोगिता के लिए शहरों का चयन नहीं किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मेजबान शहरों का चयन किया जाएगा। इससे पहले भारत ने 1980 में मुंबई में पुरुषों की एवं 2003 में हिसार में महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? इसका सही उत्तर होगा नागर विमानन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के इस संकट के समय देश के सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इन उड़ानों का संचालन एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, पवन हंस एवं निजी कैरियर्स द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक जरूरत की वस्तुएं जैसे एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, पीपीई, मास्क, दस्ताने एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्रों एवं पहाड़ी राज्यों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर भारत एवं द्वीपीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वर्तमान में ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत मेडिकल कार्गो एक दिन में लगभग 108 टन आवश्यक माल की आपूर्ति कर रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस एशियाई देश पर वर्ष 2019 में परमाणु परीक्षण की आशंका का आरोप लगाया है? इसका सही उत्तर होगा चीन। अमेरिका के होम डिपार्टमेंट ने वहां की सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की इस रिपोर्ट, जो वहां के न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित हुई है, के अनुसार लगता है कि चीन ने वर्ष 2019 में कई परमाणु परीक्षण किए हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि चीन परीक्षण के लिए बनाई गई जीरो यील्ड की संधि का उल्लंघन कर रहा है। दूसरी ओर चीन ने इस आरोप को गलत बताया है। जीरो यील्ड ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट होता है जिसमें कोई एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन नहीं होता है, जैसा कि न्यूक्लियर हथियार के विस्फोट पर होता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों के संदर्भ में किस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है? इसका सही उत्तर होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। दिशा निर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश का पालन न करने पर 1 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लगाया है? इसका सही उत्तर होगा चमगादड़। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने हाल ही में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में एक नए तरह के कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है। यह बैट कोरोना वायरस नामक नया विषाणु 4 राज्यों केरल, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में पाया गया है। हालांकि इस बात के अभी कोई प्रमाण नहीं है कि यह विषाणु मनुष्य में रोग का कारण बन सकता